हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया हॉरर सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द एक्सॉर्सिस्ट। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इस सीरीज़ में दो प्रीस्ट की कहानी दिखाई गई है जो कि एक डीमन के प्रेजेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2016 से 2018 के बीच में और इसमें टोटल 2 सीजन्स हैं। इसके क्रिएटर का नाम है जेरेमी स्लेटर। जेरेमी स्लेटर के बारे में और बताऊं तो इन्होंने बहुत ही हिट टीवी शोज़ और मूवीज़ की कहानियां लिखी हैं। इन्होंने बनाई है फैंटास्टिक फोर पुरानी वाली, और इनका कहना है कि जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी उसमें से काफ़ी कुछ मूवी में नहीं दिखाया गया था। एनीवे, इन्होंने अभी नई वाली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर की कहानी भी लिखी है, और अभी मॉर्टल कॉम्बैट 2 मूवी आने वाली है, उसकी कहानी भी इन्होंने लिखी है। और भी ढेर सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने काम किया है। टीवी सीरीज़ में इन्होंने द अम्ब्रेला अकेडमी की कहानी लिखी है और उस सीरीज़ का रिव्यू भी मैंने इसी चैनल पर किया है। और एक मार्वल की सीरीज़ आई थी जिसका नाम है मून नाइट, उसका रिव्यू भी मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में करूँगा। उसकी स्क्रिप्ट भी इन्होंने ही लिखी थी। सो ओवरऑल इनका करियर अच्छा रहा है। तो अब आप इस सीरीज़ की कहानी भी खुद ही समझ जाइए कि कितनी अच्छी होगी। अच्छा, ये सीरीज़ वैसे तो काइंड ऑफ सीक्वल और रीबूट दोनों हैं 1973 वाली मूवी का जिसका सेम नाम था। लेकिन 1973 वाली मूवी दरअसल बेस्ड थी एक नॉवल पर जिसका सेम नाम था, यानी कि द एक्सॉर्सिस्ट। और उसके राइटर थे विलियम पीटर ब्लैटी, और उन्हीं ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी लिखा था। और ये मूवी अच्छी खासी हिट हुई थी। और विलियम का कहना है कि ये नॉवल काइंड ऑफ एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1949 में एक डिमोनिक पोजेशन हुआ था और उसमें कैथोलिक चर्च के काफ़ी सारे प्रीस्ट ने मिलके एक एक्सॉर्सिज्म किया था, और उस डीमन ने एक 14 साल के लड़के के शरीर को अपने कब्ज़े में कर लिया था। इसका पता विलियम को तब चला था जब वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे 1950 में। एनीवे, वही कहानी मूवी में है जिसमें दो प्रीस्ट मिलके एक फेमस एक्ट्रेस की बेटी के शरीर से डीमन को एक्सोरसाइज करते हैं। तो इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़ें, एक्सोर्सिस्ट का मतलब समझ लेते हैं। एक्सॉर्सिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो कि किसी शैतान या बुरी आत्मा को किसी इंसान के शरीर से बाहर निकालता है। कभी कभी कुछ बहुत ही बुरी आत्माएं या कोई शैतान किसी इंसान के शरीर पर कब्ज़ा कर लेता है उसके अंदर घुस के, और वो उससे बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें करवाता है, जैसे कि किसी का मर्डर करना या खुद को ही नुकसान पहुंचाना या किसी घर वाले को टॉर्चर करना या परेशान करना। ओवरऑल बहुत ही वाहियात और गंदी हरकतें करती है वो बुरी आत्मा। इसलिए उसे उसके शरीर से निकालना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो इंसान किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एनीवे, तो जो ये काम करता है उसे एक्सॉर्सिस्ट कहते हैं। एक्सॉर्सिस्ट के पास इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। जनरली वो चर्च का कोई प्रीस्ट या नन होता है या होती है, या फिर कोई स्पिरिचुअल हीलर होता है, या कोई शामन या मॉन्क या विच डॉक्टर होता है। मोस्ट ऑफ द शोज़ और मूवीज़ में उसे प्रीस्ट या नन ही दिखाते हैं। तो ये लोग होली बाइबल के वर्सेस पढ़ते हैं उस इंसान के सामने जिसके शरीर पर बुरी आत्मा ने कब्ज़ा किया हुआ है, और उसे क्रॉस दिखाते हैं और उस पर होली वाटर छिड़कते हैं। क्रॉस कैथोलिक रीजन में एक पवित्र सिंबल माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ स्वस्तिक माना जाता है। और होली वाटर बोले तो जैसे हमारे यहाँ गंगा का पानी माना जाता है, बस वैसे ही। और जैसे हमारे यहाँ भगवत गीता का ग्रंथ है, ऐसे ही कैथोलिक्स में बाइबल है, तो वो लोग उसमें से पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भूत पिशाच को भगाने के लिए हनुमान चालीसा ही काफ़ी है। एनीवे, तो जब एक्सोर्सिस्ट ये सब करता है तो उस प्रोसेस को एक्सोर्सिज्म कहते हैं। और इस दौरान माहौल बहुत ही इंटेंस और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बुरी आत्मा या डीमन उस शरीर को छोड़ के जाना नहीं चाहता। इसलिए वो रजिस्ट करता है, और फिर एक्सोर्सिस्ट की जान भी खतरे में रहती है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। एनीवे, ले दे के जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तब वो डीमन बाहर आ जाता है और एक्सोर्सिज्म को सक्सेसफुल माना जाता है।
तो एक्चुअली 1973 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द एक्सॉर्सिस्ट। उसी के आगे की कहानी इसमें दिखाई गई है, यानी कि ये सीरीज़ उस 1973 वाली मूवी का डायरेक्ट सीक्वल है। तो आइए थोड़ा सा बेसिक प्लॉट उस मूवी का बता देता हूँ। कहानी शुरू होती है उत्तरी इराक में, जहाँ पर एक प्रीस्ट हटरा नाम की जगह की खुदाई में हिस्सा लेता है। हटरा एक प्राचीन खंडहर है। उस खुदाई में एक पत्थर की मूर्ति निकलती है जिसके पंख बने हुए हैं। उसी रात को प्रीस्ट के सपने में वही खुदाई वाली पत्थर की मूर्ति आती है। फिर सीधा अमेरिका का अगला सीन आता है। इसमें क्रिस मकनील नाम की एक एक्ट्रेस को दिखाते हैं। वो अपनी 12 साल की बेटी के साथ जॉर्ज टाउन वाशिंगटन डीसी में एक घर रेंट पर लेती है। फिर दिखाते हैं एक फादर डेमियन कैरेस्को, जो कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करता है। वो न्यूयॉर्क जाता है अपने बीमार माँ से मिलने, और फादर डेमियन अपने एक कलीग को बोलते हैं कि उनका भगवान पर से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि उनकी माँ की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। एनीवे, इसके बाद दिखाते हैं कि क्रिस मैकनील एक पार्टी होस्ट करती है। उसकी पार्टी में एक फ्रेंड आया होता है जिसका नाम है फादर डायर। इसके बाद दिखाते हैं कि पार्टी में क्रिस की बेटी उसी के सामने यूरिनेट कर देती है, लेकिन क्रिस अपनी बेटी को समझाती है। फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद जब क्रिस वापस अपनी बेटी के कमरे में जाती है रात को, तो देखती है कि रीगन, जो कि उसकी बेटी का नाम है, अपने बेड में बुरी तरह से काँप रही है। उसका पूरा शरीर शेक हो रहा है। दूसरी तरफ फादर डेमियन की माँ मर जाती है और फादर डायर उसे कंसोल कर रहे हैं। फादर डायर और फादर डेमियन एक ही चर्च में काम करते हैं और एक दूसरे के कलीग्स हैं। इधर रीगन दिन ब दिन और वायलेंट होती जा रही है। उसको क्रिस हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता है। फिर एक रात को क्रिस मकनील की मूवी का डायरेक्टर मरा हुआ पाया जाता है क्रिस के घर में, लेकिन जो डायरेक्टर की लाश मिली है उसमें उसकी मुंडी पूरी घूमी हुई है। इधर क्रिस की बेटी और वायलेंट होती जा रही है। एक डिटेक्टिव जो कि डायरेक्टर की मौत को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो बोलता है कि डायरेक्टर की लाश जिस पोजीशन में मिली है उससे सिर्फ एक यही निष्कर्ष निकलता है कि उसे धक्का देके मारा गया है। और जब वो मरा था क्रिस के घर में, तब सिर्फ रीगन थी घर में, यानी कि क्रिस की बेटी। एनीवे, क्रिस फिर फादर डायर के फ्रेंड फादर डेमियन को कांटेक्ट करती है कि रीगन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। फादर डेमियन रीगन को देख के कहता है कि उसके शरीर को एक डीमन ने पोजेस कर लिया है और उसका एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा। बस इसके बाद की कहानी जानने के लिए आप लोग मूवी देखिए। वैसे आप ये मत सोचिए कि सीरीज़ समझने के लिए मूवी देखनी ज़रूरी है। ये सीरीज़ लूजली टाइड है मूवी से। चलिए आइए अब थोड़ा सा सीरीज़ के प्लॉट की बात करते हैं। तो इसमें दो बिल्कुल अलग अलग प्रीस्ट एक ही फैमिली के केस को टैकल कर रहे हैं। इस फैमिली में भयंकर डिमोनिक पोजेशन हुआ है। ये वाला सीज़न एक मस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। फादर टोमास ऑर्टेगा एक कैथोलिक चर्च का नया चेहरा है, उनको रिप्रेजेंट करने में शिकागो शहर में। दूसरी तरफ मैक्सिको शहर के स्लम एरिया में एक प्रीस्ट मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा है। फादर मार्कस कीन आज के ज़माने का योद्धा है जो कि बुरी आत्माओं से जूझता है। चूँकि मार्कस बचपन से ही अनाथ था, इसलिए वेटिकन के चर्च ने बचपन से इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है इसी मकसद के लिए। और फादर मार्कस और फादर थॉमस की पर्सनैलिटीज़ एकदम अपोजिट है। जहां फादर मार्कस सभी डीमंस को तबाह करने में लगे हुए हैं और अपने मिशन को एकदम सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फादर थॉमस शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। फादर मार्कस की लेकिन आए दिन एक दूसरे फादर से भिड़ंत होती रहती है इन्हीं सब बातों को लेके। और जिस तरह से फादर मार्कस ऑपरेट करता है वो काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं है। एनीवे, इसमें एक फैमिली दिखाई है जो कि है रैंस फैमिली, और वो फादर थॉमस के चर्च में जाते हैं शिकागो में। ऊपर ऊपर से ये एक नॉर्मल फैमिली दिखती है, लेकिन सब कुछ सही नहीं है इस फैमिली में। इस फैमिली का हेड, जिसका नाम है हेनरी रैंस, वो एक बहुत गहरी चोट से उभरने की कोशिश कर रहा है। हेनरी की वाइफ एंजेला को लगता है कि उनके घर में कोई डीमन या बुरी आत्मा उनके साथ रह रही है। इनकी बड़ी बेटी, जिसका नाम कैथरीन है, वो एकदम बगावत पर आ गई है और अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलना चाहती है। और छोटी बेटी, जिसका नाम केसी है, उसको घर की दीवारों से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं।
इसलिए फिर इनकी माँ एंजेला फादर थॉमस को कांटेक्ट करती है और बोलती है कि घर में कुछ तो है और वो उसे आके देखें। वहीं दूसरी तरफ फादर मार्कस भी किसी तरह पिक्चर में आ जाता है कहानी में, और फिर फादर थॉमस और फादर मार्कस एक दूसरे से भिड़ते हैं। दोनों का मकसद है एक ही, और वो है रैंस फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन दोनों के मेथड्स अलग अलग हैं, इसलिए दोनों की आपस में भिड़ंत होती रहती है। लेकिन इस डीमन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते करते पता चलता है कि ये एक बहुत ही पुराना डीमन है जो कि सदियों से लोगों को मारता आ रहा है। तो ये था बेसिक प्लॉट इस सीरीज़ का, और सेकंड सीज़न भी बहुत मस्त और ज़बरदस्त है। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। सबसे अच्छी बात इस सीरीज़ की मुझे ये लगी कि इसमें हॉरर तो है ही, लेकिन हॉरर के पीछे की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसे भी इसमें अच्छे से दिखाया गया है, और वही इस सीरीज़ का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस सीरीज़ में हॉरर के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन वाला थ्रिलर होता है वो भी है। और हाँ, इस सीरीज़ में हॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स ने काम किया है, तो एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस सभी की औसम है, और हॉरर के हिसाब से सिनेमेटोग्राफी बहुत ही मस्त है, और कहानी तो है ही लाजवाब। कई लोगों का यही कहना है कि इतनी ज़बरदस्त सीरीज़ को 2 सीजन्स के बाद कैंसिल क्यों किया गया। लेट्स होप कि इसे कोई स्ट्रीमिंग सर्विस शायद फ्यूचर में कंटिन्यू करे। एनीवे आप इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। मज़ेदार फैक्ट सिर्फ एक ही है, और वो ये है, प्रोडक्शन वाले पहले सोच रहे थे कि एक्सॉर्सिस्ट पर मूवी फिर से बनाएंगे, यानी कि 1973 वाली फिल्म रीबूट करेंगे, लेकिन फिर उसको रिजेक्ट करके इस पर सीरीज़ बनाने का फैसला लिया गया। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.9, जिसे रेट किया लगभग 32,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, बहुत ही अच्छा हॉरर है इसमें। बिल्कुल इसे लाइट बंद करके अंधेरे में बिल्कुल आप देखिएगा रात को, तभी मज़ा आएगा इस सीरीज़ का। और आप लोग को आज का मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।